एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश के हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। और दर्शकों, आज की सबसे पहली खबर, जो कश्मीर आतंकियों को भेजता है, जो कश्मीर का राग अलापता है पाकिस्तान, दर्शकों उसी पाकिस्तान में धमाके होने लगे। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों को कश्मीर में भेजता है और कश्मीर का राग अलापता है। लेकिन कैसे धमाका हुआ बलूचिस्तान के बाद, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये AI जनरेटेड तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद में धमाके की फुल फ्रेम। दिखाइए जरा इसे। दर्शकों, धमाका मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आप। धमाके के बाद पाकिस्तान में क्या माहौल है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कैसे गृह युद्ध की आग में जलने लगा। अब दर्शकों, कोई कह रहा है कि ये तो गुमनाम धुरंधर ने धमाका किया है। और उसके बाद देखिए जरा, ये दावा किया जा रहा है कि एक मस्जिद का गेट है जहां धमाका हुआ, और उसके बाद अंदर आप हालात देखिए जरा, वहां पर फिदायीन हमला हुआ है। क्या किया गया है? ये गुमनाम धुरंधर ने धमाका किया है, ऐसा आप सुर्खियों में कहा जा रहा है। अब धमाके में कई लोगों की जान चली गई। आप देख रहे हैं वहां के IG के रिश्तेदार भी इस धमाके में पूरी तरह से सवाल उठा है कि उनकी मौत कैसे हुई, इस धमाके के पीछे कौन है, लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अन्याय हुआ है, यह दहशतगर्दी जो हुई है कसरत में, जामिया वली असर में, इनमें खुद IG साहब के फर्स्ट कजन जो हैं, वो जवान साल मातमी, वो आजादार, वो भी शहीद हुए हैं। अभी अपने हाथों से उन्होंने यहाँ से उस शहीद की डेड बॉडी उठवाई है, और उनके वालिद यहाँ मौजूद थे, वो जख्मी है, और उनका एक ही बेटा था। लेकिन याद रखना, याद रखना, हम करबला वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम करबला वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती। दर्शकों, मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बलूचिस्तान में जब धमाके हुए तो पाकिस्तान भारत का नाम ले रहा था, और अब तो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है। यानी बलूचिस्तान दहल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद। क्या कोई गुमनाम धुरंधर है? इसके पीछे कौन है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये दोनों तस्वीर से आप समझिए पाकिस्तान में हालात क्या हो रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आपको बताता हूं दर्शकों, दोनों तरफ धमाके हो रहे हैं, और ये मुनीर सिर्फ कश्मीर पर अटका हुआ है। ये कश्मीर की आजादी चाहता है, इससे पता नहीं है कि पाकिस्तान इससे संभल नहीं रहा है। और दूसरी तरफ ये आतंकी जो शहबाज के पाले हुए हैं, वो भारत को खंड खंड करने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। सुनिए जरा। को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की भी। इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे। हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे, और इंशाअल्लाह हम अपने उन बुजुर्गों की वसीयतों पे आज भी कायम हैं। ये कह रहे हैं कि भारत को दहलाएंगे, दिल्ली को दहलाएंगे, लेकिन आज भारत की सेना के ये कटार प्रहार की तस्वीर देख लेनी चाहिए। सुनवाइए फुल फ्रेम। और
Station Alpha 1 firearm mobile. अब दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर पहुंच गए। देख रहे हैं आप ये तस्वीर, यानी गृह मंत्री अमित शाह का पहुंचना, क्या कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? क्या भारत की कोई बड़ी तैयारी है? देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। यानी शाह का बॉर्डर पर होना पाकिस्तान के लिए आखिरी वार्निंग से कम नहीं है। उधर मुनीर ने कश्मीर का राग अलापा। इधर बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक धमाके शुरू हो गए। गुमनाम धुरंधर ने इतने बम मारे कि 10 मिनट में इस्लामाबाद धुआं धुआं हो गया। यानी पहले बलूचिस्तान, अब इस्लामाबाद और मुल्ला कश्मीर मांग रहा, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा। वो भारत को खंड खंड करने का मुंगेरी लाल का हसीन ख्वाब देख रहा है। इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे। यानी एक आतंकी भारत को खंड खंड करने का सपना देखता है, दूसरा 7 मई के खौफ में दहाड़ मार कर रो रहा है। हिंदुस्तान हार गया, ठीक है। 6-7 मई को हमने देखा बहावलपुर मुरीद में, वो जो होना था हो गया। बस इन्हीं धमकियों की कीमत पाकिस्तान इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान तक चुका रहा। अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाल ली है और खुद सीमा पर पहुंच गए हैं। कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है तो बीएसएफ के मेरे जवान हैं जो सीमा पर लगे रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो पूरी तैयारी कर लिया, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं ये मस्जिद में धमाका किस गुमनाम धुरंधर ने किया है दर्शकों। और ये बड़ी बात है दर्शकों, दिखाइए जरा। पाकिस्तान की राजधानी आत्मघाती धमाकों से दहल उठी है। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाके हुए। धमाका शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त फिदाइन हमले के बाद हुआ दर्शकों। धमाका इतना जोरदार था जो आप देख रहे हैं, मस्जिद के चारों तरफ लाशें बिछ गईं। घटना के फौरन बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है दर्शकों, लेकिन इतना साफ है कि हमला शिया मुसलमानों को टारगेट कर किया गया। बीएलए पहले ही बलूचिस्तान के 14 शहरों में लगातार धमाके कर रहा है। अब राजधानी इस्लामाबाद भी बागियों के टारगेट पर आ गई है। नवंबर 2025 में भी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ था। तब 12 लोगों की धमाके में मौत हो गई थी, जबकि 30 लोग घायल हुए थे। आप समझिए दर्शकों, पाकिस्तान में 3 बड़े गुट लगातार इस तरह के हमलों में एक्टिव रहे हैं। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमलों में 90% की तेजी आई है, जबकि बीएलए के हमलों में भी रिकॉर्ड 70% तेजी देखी गई है। अब आप ये मानकर चलिए कि अगर ऐसी स्थिति सामने आई है तो फिर मौलाना भी घबराए हुए हैं। और अगर ऐसे हमले हो रहे हैं जो पाकिस्तानियों की आंखों में आंसू ला रहे हैं, पाकिस्तान में गदर मचा हुआ है, क्यों हो रहा है, एक्सपर्ट से सुनिए। इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद के अंदर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते समय कॉन्जेस्टेड एरिया में फिदाइन हमला हो जाता है। बहुत लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे जख्मी हो जाते हैं। लगता है कि ये हमला बलूच की मजीदा ब्रिगेड की किसी फिदाइन लेडी के द्वारा है, क्योंकि उनकी 4 लेडी फिदाइन हमले पहले कर चुकी हैं, आईएसआई के ठिकाने पर, ग्वादर पोर्ट के ऊपर और दूसरी जगह के ऊपर। अब भी क्योंकि उनको इतनी बुरी तरह से सताया गया है, यानी कि वहाँ 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज निकले और वो खाना पकाए चूल्हे के धुएं में,
और फिर वो कहें कि हमें ये नहीं पता कि हम सुहागन हैं या विधवा हैं, क्योंकि हमारे लोगों को अगवा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, जो तस्वीर पाकिस्तान में देखने को मिल रही है धमाके की, वो बहुत कुछ कहती है। पहले आप ये देखिए, ये तीर तलवार वाले आतंकी ये कश्मीर में जिहाद का ऐलान कर रहे हैं और इनको पता नहीं है इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। ये कश्मीर की तरफ आ रहे हैं और कश्मीर पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। दर्शकों, मुनीर की भी सांसें सिर्फ कश्मीर कह रही हैं, लेकिन आतंकियों को जानूम पहुंचाया जा रहा है और जो आतंकियों को मदद करते हैं, जो उनको दाना पानी देते हैं, उनको भी ठिकाने लगाया जा रहा है। दर्शकों, ये मुनीर को और पाकिस्तान को सुन लेना चाहिए, लेकिन वो कैसे जहर उगल रहा है दर्शकों दिखाता हूं आपको, दिखाइए जरा। आज़ादी की एक नई सुबह आएगी, जो कश्मीर की जनता की सामूहिक इच्छा और नियति है। और दर्शकों, बड़ी बात है, मुनीर बार बार कश्मीर का राग क्यों अलाप रहा है, आपको विस्तार से समझाता हूं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, पीओके में आतंकियों की भर्ती कर रहा है। ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ आतंकी सब भारत और कश्मीर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दर्शकों, ये आतंकियों को भर्ती कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये कितने ही आतंकियों को भर्ती कर लें, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर मौजूद है और ये मुनीर कितनी ही साजिश कर ले, हर साजिश का जवाब भारतीय सेना देने को तैयार खड़ी हुई है। और कश्मीर की आवाम भी देख लें कैसी है, भारत का तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही है और पाकिस्तानियों को, आतंकियों को चुनौती दे रही है। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं ये कश्मीर को लेकर क्या साजिश कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या तैयारी है, आइए जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान कल से ही कश्मीर का राग अलाप रहा है। दर्शकों, असीम मुनीर पीओके के मुजफ्फराबाद में सैनिकों से मिलने पहुंचा, जहां मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर जहर उगला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लगातार कश्मीर को लेकर रैलियां निकाली गई हैं। दर्शकों, लश्कर और जैश के आतंकी भी कल से भारत को गीदड़ भभकी देने में जुटे हुए हैं। लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान ने भारत को गीदड़ भभकी दी। दर्शकों, आतंकी ने कहा हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे। अच्छा, वो कहता है हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे, लेकिन जो दिल्ली दहलाने की बात कर रहे हैं वो आज दहल गए। दर्शकों, इस्लामाबाद में अंजाम ये हुआ कि गुमनाम धुरंधर ने इस्लामाबाद में बम फोड़ दिया। बता रहा हूं आपको मैं, जैसे ही इस्लामाबाद में चीख पुकार मची, दूसरे आतंकियों के सुर बदल गए। जो दिल्ली दहलाना चाहते थे उनमें से एक जैश कमांडर अब्दुल रऊफ तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के खौफ को बयां करने लगा। आतंकी रऊफ ने कहा 6-7 मई को हमने देखा बहावलपुर में क्या हुआ, इनकी आंखों से आंसू आ गए। दरअसल मुनीर और पूरी आतंकी ब्रिगेड कश्मीर राग यूं ही नहीं अलापती है। 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है दर्शकों, और इसी दिन मुनीर सहित इन आतंकियों ने कश्मीर को लेकर जहर उगला था। उधर कश्मीर पर धमकी आई, इधर गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बता दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों सावधान हो जाओ। पहले सुनिए ये आतंकी कैसे गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कश्मीर को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की भी। हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे। कश्मीर को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है
कुर्बानियों की भी, और इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों की वसीयतें भी याद हैं कि जिन्होंने कहा था कि हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे। कश्मीर को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की भी, और इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों। भारत को खंड खंड करने की धमकी देने वाले इनके चेहरे आप देख लीजिए, इनके चेहरे देख लीजिए, क्योंकि आपको बताने वाला हूं भारत कैसे इनको ठोकने की तैयारी में। पहले सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई को मालूम है कि जब तक वो बार बार कश्मीर का राग अलापते रहेंगे तब तक पाकिस्तान में उनको इज्जत मिलेगी, बजटिंग होगी। जनता को खुश रखने के लिए पाकिस्तान की आर्मी लगातार कश्मीर का राग अलापती है, बोलती है कि अगर कश्मीर को कोई इंडिया से तोड़कर पाकिस्तान में विलय कर सकता है वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है। ऐसा कहकर जनरल आसिम मुनीर भी अपनी सत्ता में पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं, और ख़ास तौर से आने वाले बजट सत्र में पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के लिए और ज़्यादा बजट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आतंकी जो गीदड़ भपकी दे रहे हैं उन्हें ऑपरेशन 2 की रिहर्सल की तस्वीर देख लेनी चाहिए। दिखाइए जरा किस तरह की तैयारी है 27 फरवरी से बॉर्डर पर एक्सरसाइज की। टेबल नहीं होगा यार। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं भारत की तो तैयारी एक्सरसाइज की, लेकिन जो ये आतंकी साजिश कर रहे हैं इन्हें अब बताता हूं भारत की तैयारी क्या है। कश्मीर राग अलापने वाले आतंकी सुन लें, मौत बहुत करीब है तुम्हारे, क्योंकि आईएसआई ने आतंकियों की भर्ती को लेकर खुली छूट दे दी है, जिसके बाद जैश और लश्कर ने आतंकी भर्ती शुरू कर दी है, जिनका सीधा मकसद भारत के खिलाफ खतरा पैदा करना है दर्शकों। लिहाजा वायु सेना फिर पाक बॉर्डर पर बड़ी तैनाती कर रही है। देख रहे हैं ना आप ये तैनाती। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज की तैयारी की है। 27 फरवरी से यह एक्सरसाइज जैसलमेर में शुरू होने वाली है, जिसमें भारत के राफेल, तेजस जैसे घातक फाइटर जेट्स हिस्सा लेंगे। सुखोई 30, मिग-29, जगुआर, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट भी दहाड़ने वाले हैं, और भारत के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट एक साथ पाक बॉर्डर पर गरजने की तैयारी में है। इस एक्सरसाइज में S-400 और आकाश डिफेंस सिस्टम भी शामिल रहेगा। ड्रिल में जो तस्वीर सामने आई है उसमें हाई पावर, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइल शामिल की जाएगी। रडार से मिलने वाला डेटा तैयार कर तैयारियों को और दुरुस्त किया जाएगा, ताकि युद्ध के वक्त हर तरह के खतरे को वक्त रहते न्यूट्रलाइज किया जाए। भारत पहली बार C-295 नाइट असॉल्ट लैंडिंग ड्रिल को अंजाम देने वाला है। साथ ही C-130 विमान से गरुड़ कमांडोज को वॉर जोन में उतारने की ड्रिल भी होगी। गरुड़ कमांडोज वॉर जोन में उतरकर मिशन पूरा कर दोबारा टेक ऑफ करेंगे, और एक्सरसाइज की मुख्य थीम ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन को दोहराने, यानी ठीक वैसे ही वॉर ड्रिल की होगी जैसे 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। देखिए दर्शकों, भारत की तो तैयारी है, और इसलिए पाकिस्तान को सुन लेना चाहिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। आप भी सुनिए। 27 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में बहुत बड़ी एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 करने जा रही है। इस एक्सरसाइज के दौरान 120 से ज्यादा फाइटर्स, बॉम्बर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भाग लेंगे। इस एक्सरसाइज का मकसद हमारे दुश्मन को यह दिखाना है कि जरूरत पड़ने पर भारत किसी भी समय में, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर 120 अलग अलग तरह के हथियारों के साथ अलग अलग दिशाओं से आकर एक सिंगल टारगेट
यानी सिंगल स्ट्रेटेजिक टारगेट पर हमला कर सकता है और उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। हाँ, जाहिर बात है पाकिस्तान इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इंटेलिजेंस विंग है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 को देखकर यह आकलन लगाएगी, क्या इंडियन एयरफोर्स भविष्य के युद्ध में पाकिस्तान के सामने खड़ी हो सकती है, पाकिस्तान में घुस के उनके जो टारगेट हैं उनको नष्ट कर सकती है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे और एक अहम खबर आपको दिखा रहा हूं। एक फिल्म को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आई नहीं है दर्शकों, सिर्फ टीजर आया था, नाम था घूसखोर पंडित, और इसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने यानी यूपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दर्शकों आपको बताता हूं कल से लेकर आज तक हुआ क्या है। पहली तस्वीर दिखाइए, ये घूसखोर पंडित जिसका टीजर लॉन्च था, मुंबई में हुआ, मनोज वाजपेयी मुख्य किरदार में, नीरज पांडे ने बनाया है और इसका टीजर लॉन्च किया गया। लेकर विवाद हुआ है जिसमें मनोज वाजपेयी एक घूसखोर पुलिस वाले के किरदार में दिखाइए फुल फ्रेम, इसी को लेकर क्योंकि घूसखोर पंडित नाम दिया गया, लेकिन इस पर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। दिखाइए जरा। लेकिन मनोज वाजपेयी जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में, बड़ा विरोध हुआ और उनसे सवाल भी किया था टीजर के मौके पर। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा, सुनवाइए जरा। कैरेक्टर को अच्छी तरह डिटेलिंग देना, इस वाले में वो कैसा निकल के आया, वांट टू नो। नहीं, ये थोड़ा सा इंटेंस कम हरामी ज्यादा है। जब से उसने सर्विस ज्वाइन किया अभी तक वो उसी रैंक पे है, घूसखोर है, वुमनाइजर है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी लड़कियों को ताड़ता है। हर बार एक कैरेक्टर को अच्छी तरह डिटेलिंग देना, इस वाले में मनोज वाजपेयी और पूरी फिल्म को लेकर कैसे विरोध हो रहा है देख रहे हैं आप। निर्देशक का और नाम को लेकर लोग सड़कों पर आकर विरोध जता रहे हैं। एमएन सुनाइए जरा। दर्शकों अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, ये देखिए, सुनवाइए जरा। नेटफ्लिक्स को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। एमएन सुनाइए। जब जब ब्राह्मण बोलेगा सिंहासन डोलेगा, जब जब ब्राह्मण बोलेगा सिंहासन डोलेगा। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अब दर्शकों विरोध हुआ तो बाकायदा यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज की है और इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित नामक एक फिल्म वेब सीरीज प्रसारित की जा रही है। बाकायदा ये एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन दर्शकों ये तो शुरुआत है, क्या वाकई एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है? वाकई में क्या जानबूझकर ऐसा नाम रखा गया है? ऐसे सवाल लोगों ने पूछे हैं। पहले रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा एक्शन सरकार ने क्या लिया है। रिपोर्ट देखिए। घूसखोर पंडित, ये कौन सा शब्द हुआ भाई? किसी भी हालात में ये पिक्चर नहीं चलने देंगे। भोपाल में प्रदर्शन है, मध्य प्रदेश के जिले जिले में प्रदर्शन होगा। पुरोहितों का अपमान हुआ तो यजमान ने अपना फरसा निकाल लिया। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित में ब्राह्मणों के अपमान और देश भर में बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया। घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज है, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल ये कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आदेश क्यों दिया? सवाल ये भी कि आखिर फिल्म में ऐसा क्या है जिससे बवाल मचा है? तो आप मनोज वाजपेयी को खुद सुन लीजिए। आपका हमेशा डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहा है बाकी एक्टरों के मुकाबले। सो इस वाले में वो कैसा निकल के आया, वांट टू नो। नहीं, ये थोड़ा सा इंटेंस कम हरामी ज्यादा है। मनोज वाजपेयी जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो एक पुलिस अफसर का किरदार, जो कि एक ब्राह्मण है। यही वजह है कि ब्राह्मण को घूसखोर बताने पर देश भर में बवाल हो गया। अब दर्शकों जबरदस्त बवाल चल रहा है, लेकिन पहले आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार ने क्या एक्शन लिया। आइए जरा आपको जानकारी देते हैं। फिल्म घूसखोर पंडित पर बड़ा एक्शन हुआ है दर्शकों। फिल्म के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी भी फुल एक्शन में है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है और एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक्शन का आदेश दिया है।
जिसके बाद राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर भी दर्ज की गई। घूसखोर पंडित के डायरेक्टर और टीम मेंबर्स पर यह एफआईआर दर्ज की है। फिल्म में प्रोड्यूसर नीरज पांडे और अभिनेता मनोज वाजपेयी का नाम है। एफआईआर में आपको बता दें, आरोप लगाया गया है कि फिल्म के कंटेंट से भावनाएं आहत हुई हैं। घूसखोर पंडित फिल्म से सामाजिक सद्भाव को भारी नुकसान हुआ है। लोगों की शिकायत और योगी के एक्शन के बाद अब पुलिस भी एक्टिव है। लखनऊ पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत भी केस दर्ज किया है, जिसमें धारा 196 लगाई है। धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वैमनस्यता को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। धारा 299 जानबूझकर द्वेषपूर्ण तरीके से किसी वर्ग की भावना को आहत करना इसमें शामिल है। धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। धारा 353 सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। अब यह कार्रवाई तो की है दर्शकों, इसके बाद अधिकारी क्या कह रहे हैं, डेप्यूटी सीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये घूसखोर पंडित एक वेब सीरीज है, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो ये वेब सीरीज है, इसके कंटेंट को देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे जातिगत अपमान, सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने के चांसेस हैं। इन सब को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। अब दर्शकों, इसे लेकर लोग भी बड़े नाराज हो रहे हैं। आम लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देता हूं। घूसखोर पंडित, ये कौन सा शब्द हुआ भाई? ब्राह्मण अपमानित हो रहा है। ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है? आप बताइए, ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है? एफआईआर दर्ज नहीं होती आज की डेट में नेटफ्लिक्स के खिलाफ, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एक देशव्यापी आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश प्रशासन की और मध्य प्रदेश सरकार की होगी। और किसी भी हालात में ये पिक्चर नहीं चलने देंगे। सरकार को चेतावनी दिया है कि तत्काल इसको रोक लगा। अभी तो ट्रेलर है, लेकिन एड रिलीज इनमें संशोधन नहीं किया, बदला नहीं है। मैंने पूछ लिया अपना तो टाइटल, तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड में भी लड़ेंगे। अभी भोपाल में प्रदर्शन है, मध्य प्रदेश के जिले जिले में प्रदर्शन होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं, ये विरोध बढ़ता जा रहा है। अब फिल्म का पुतला भी दहन किया गया। दिखाइए जरा तस्वीर, ये इंदौर से सामने आई है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे भी। अरे दादा कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, पंडित फिल्म का विरोध जारी है, जारी है, जारी है। मनोज वाजपेयी होश में आओ, होश में आओ। नीरज पांडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वही बार भाई। अब सवाल ये दर्शकों कि आखिर ये विवाद कैसे खड़ा हो रहा है और इस विवाद में क्या क्या हो रहा है, आपको बताते हैं कैसे विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। फिल्म मुंबई में टीजर रिलीज के मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुंबई के एक इवेंट में अपकमिंग थ्रिलर की घोषणा भी की गई। ये वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दे, फिल्म में मनोज वाजपेयी एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है और अजय दीक्षित नाम का ये पुलिस अफसर भ्रष्ट भी है और अनैतिक भी। जानकारी ये सामने आई, घूसखोर पंडित में इस अधिकारी को पंडित के नाम से जाना जाता है और उसके इसी कैरेक्टर को लेकर फिल्म का नाम रखा गया है। अभी फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे और डायरेक्टर रितेश शाह भी मैदान में आए, जिसे नीरज पांडे और रितेश शाह ने मिलकर लिखा है। आपको जानकारी देने, इसमें नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी हैं। लेकिन जैसे ही फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, लोग सड़कों पर आ गए। इस फिल्म के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन होने लगा। उसके बाद मुंबई में एक वकील ने बाकायदा लीगल नोटिस भी भेजा, जिसमें फिल्म के जरिए पंडित बिरादरी का अपमान बताया गया। नोटिस में घुसखोर पंडित टाइटल को तुरंत हटाने की मांग भी की गई। इसे मानहानिकारक, असंवैधानिक और भड़काऊ बताया गया। दिनेश फलहारी महाराज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और महाराज ने पीएम से फिल्म पर तुरंत पाबंदी की मांग की है। एनएचआरसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है और इसे लेकर अब विरोध काफी बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा मनोज वाजपेयी से लेकर क्या कह रहे हैं। पर एक
कैरेक्टर को अच्छी तरह डिटेलिंग देना, इस वाले में वो कैसा निकल के आया, वांट टू नो। नहीं, ये थोड़ा सा इंटेंस कम हरामी ज्यादा है। जब से उसने सर्विस ज्वाइन किया अभी तक वो उसी रैंक पे है। घूसखोर है, वुमनाइजर है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी लड़कियों को ताड़ता है। एक ऐसी जगह की कहानी है जहाँ पर मैंने काफ़ी साल अपनी ज़िंदगी काटे हैं, जहाँ थिएटर किया, ग्रेजुएशन किया दिल्ली। तो मेरी ज़िंदगी में कोई भी फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जब दिल्ली में सेट होती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। क्या बात है। अब दर्शकों आपको बताऊं, इसे लेकर साधु संत भी मैदान में आ गए और उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है। सुनवाता हूं आपको। समाज में आपसी सद्भाव बिगाड़ने वाली फिल्म है यह, ब्राह्मण समाज को जो है अपमानित करने वाली फिल्म है और निश्चित रूप से अगर यह फिल्म रिलीज होती है तो समाज का माहौल बिगड़ेगा। मैं सचेत करना चाहता हूं कि घूसखोर पंडित यह फिल्म किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर घूसखोर पंडित या पोंगा पंडित आखिर हिंदू से या ब्राह्मण से संबंधित ही क्यों बनाते हैं? कहीं न कहीं एक साजिश है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, ब्राह्मण या पंडित पे ही क्यों किया जाता है? देखिए, मनोज वाजपेयी की जो फिल्म घूसखोर पंडित है वह बिल्कुल रिलीज नहीं होना चाहिए। फिल्मों में आमतौर से देखा गया है कि हिंदू सनातन धर्म के जो संरक्षक हैं, पंडित, ब्राह्मण, उन सब के ऊपर कटाक्ष किया जाता है। घुसखोर मौलाना नहीं होगा, घुसखोर पंडित होगा, घुसखोर पादरी नहीं होगा, घुसखोर पंडित होगा। आपकी औकात है नेटफ्लिक्स वालों, आपकी हिम्मत है कि आप घूसखोर मौलवी या घूसखोर पादरी नाम रखो। आप ये नाम क्यों नहीं रखते? घूसखोर मौलवी आपको नाम रखना चाहिए था, घूसखोर पादरी आपको नाम रखना चाहिए था, क्यों आखिर? अब दर्शकों आपको बताएं, जैसे ही विरोध हुआ तो मनोज वाजपेयी का पोस्ट आ गया सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, अगर कोई विरोध होता है, कोई आवाज उठाता है तो उसे रुककर हम सुनेंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, इन्होंने फिल्म लिखी भी है। उन्होंने कहा है कि हमने एक फिक्शनल यानी काल्पनिक किरदार को लिया है और इसी लेकर वो तरह तरह की सफाई दे रहे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये विरोध फिल्म रिलीज नहीं हुई है उससे पहले बढ़ने लगा है। तो अब फिल्म क्या सफाई दे रही है, फिल्म बनाने वाले क्या सफाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। फिल्म पर बवाल के बाद मनोज वाजपेयी सामने आए हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा वह लोगों की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करते हैं और उन्हें गंभीरता से लेते हैं। जब किसी प्रोजेक्ट से जुड़े होने के कारण कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है तो ये रुककर सुनने और समझने का वक्त होता है। एक एक्टर के तौर पर वो किसी फिल्म से उसके किरदार और कहानी के जरिए जुड़ते हैं। वो कहते हैं मेरी भूमिका एक खामियों से भरे व्यक्ति और उसके आत्मबोध की यात्रा को दिखाने के बारे में थी। इसका मकसद किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं था। लोगों की भावनाओं को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म से जुड़ा प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला कर लिया है, जो इस बात को दिखाता है कि हम लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं। अब नीरज पांडे जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो कहते हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा हमारी फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के लिए आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। इस कहानी का फोकस एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसकी किसी निजी जाति या धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और ना ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती है। मैं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता हूं और ऐसी कहानियां कहना चाहता हूं जो सोच समझकर और सम्मान के साथ बनाई जाए। ये फिल्म भी मेरे पिछले कामों की तरह ईमानदार नियत से और सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरह देखकर और उसकी कहानी के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए, ना सिर्फ कुछ झलकियों के आधार पर उसे आंका जाना चाहिए। अब इसे लेकर दर्शकों राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुनवाता हूं। सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दे जिससे किसी को आहत पहुंचे। मैं एक चीज साफ कह दूं, कभी पंडित पागल हो गया, कभी घूसखोर पंडित, ये सारी बातें जो हो रही हैं, सिर्फ मैं पंडितों की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी राजपूत के बारे में, किसी दलित के बारे में, किसी के बारे में जाति के आधार पर
कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। इसको मैं पूरी तरीके से कंडेम करता हूं। हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों का लगातार उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, टारगेटेड हत्याएं हो रही हैं, और इस तरीके से कहीं न कहीं वेब सीरीज निकाल करके ब्रह्म समाज को अपमानित करने का काम किया है। ब्रह्म समाज ने सदैव दिशा देने का काम इस देश को किया है और वो हमारे आराध्य। ब्राह्मणों को टारगेट करना ये कुछ लोगों की आदत लग गई है, लत लग गई है। जिनका समाज में बहुत रेस्पेक्ट है उसके बारे में घुसखोर पंडित कह के मुकदमा जरूर होना चाहिए, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं। ये पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान है, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान, सनातनियों का अपमान, और ये शंकराचार्य का अपमान करने वाली सरकार तो निश्चित तौर से ये ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रही है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताऊं मैं, दुनिया में इस वक्त सवाल यही पूछा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका हमला करेगा कि नहीं करेगा। इसकी वजह से अस्थिरता है, उथल पुथल मची हुई है। लेकिन अब नया सवाल पूछा जाने लगा है, माफ कीजिए, क्या न्यूक्लियर वॉर, परमाणु शक्तियां एक दूसरे पर हमला कर देंगी? क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही बन रहा है। आपको सबसे पहले आगे की जानकारी दे उससे पहले दिखाते हैं एक झलक। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. All units proceed to your post assignment. All units proceed to your post assignment. दर्शकों, ये गंभीर मामला है और ये इतना गंभीर है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया इसकी चपेट में आएगी, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है दर्शकों? क्योंकि एक तरफ अमेरिका तैयार है तो दूसरी तरफ ईरान के लिए ढाल बना हुआ है रूस, और अब रूस और अमेरिका के बीच संधि खत्म हो गई है। यानी अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो फिर परमाणु और विध्वंसक युद्ध शुरू हो सकता है। अब दर्शकों, अगर कोई परमाणु संधि खत्म हुई है तो क्या देश उसे रिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रूस ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, जो स्थितियां हैं, उसे लेकर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह सीधे तौर पर चेतावनी है दर्शकों। अब दर्शकों, अगर रूस पीछे हटा है तो डोनाल्ड ट्रंप से इसे लेकर सवाल किया गया और ट्रंप ने कहा कि संधि रिन्यू नहीं हुई है, वापस नहीं हुई है। इसके पीछे कौन है? ईरान है। सुनिए जरा, सुनवाइए क्या कहना डोनाल्ड ट्रंप। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अब अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधे ईरान पर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो ईरान को डर लग रहा है और इसलिए अब ईरान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। 4 मिसाइलों का टेस्ट किया। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनवाइए। अब दर्शकों, इसे हवा में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अमेरिका ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और कहा जितना जल्दी हो सके आप ईरान को खाली कर दें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया है लीव ईरान नाउ, यानी अभी ईरान को छोड़ दें। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेंगे तो फिर पुतिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम ताजा हालात को देखते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे हित में ना हो।
दुनिया की दो महाशक्ति आमने सामने आ गई है। रूस और अमेरिका में संधि खत्म हो चुकी है, बातचीत का दौर बीत चुका है। अब दोनों तरफ से धमकी, चेतावनी और परमाणु परीक्षण की परीक्षा शुरू हो गई है। They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. 3 महीने पहले ट्रंप का न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाले देश रूस के लिए वार्निंग माना जा रहा था। ऐसे में समझौता खत्म होने के बाद क्रेमलिन भी दुनिया में कयामत की ओर इशारा करती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान में तनाव है। इस बार ईरान में जो भी होगा विध्वंसक होगा, क्योंकि ट्रंप बोल चुके हैं, ईरान खाली करो नहीं तो मौत को चुनो। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे हालात खराब होंगे वैसे वैसे ईरान की मुश्किल बढ़ेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि समंदर में इस समय जंग के हालात उत्पन्न हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले का प्लान बना रहे। पहले ईरान को परमाणु वार्ता के लिए ओमान बुला लिया, तो अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक का सिग्नल दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत ईरान को छोड़ दें। अमेरिका ने वर्चुअल दूतावास में नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। इसमें ईरान में यूएस नागरिकों से कहा गया कि वे देश से निकल जाएं, साथ ही ऐसी योजना तैयार करें जो सरकार की मदद पर निर्भर ना हो। ट्रंप की एडवाइजरी के बाद ईरान पर हमले की आहट शुरू हो गई। दर्शकों समंदर में हालात कुछ इसी तरह के जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में खामनेई की फौज को भी अलर्ट पर रखा गया है। इधर परमाणु वार्ता के लिए ईरान यूएस के प्रतिनिधि ओमान में मौजूद हैं। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता और चेतावनी भी दे रहा है, लेकिन दावा है कि ईरान न्यूक्लियर परीक्षण से महज कुछ कदम दूर है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं बनी तो युद्ध की पूरी गारंटी है। उससे पहले ट्रंप अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे यूएस नागरिकों से कहा है कि आप ईरान छोड़ें, सुनवाता हूं आपको। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. मैं बस इतना ही कहूंगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। जून में इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग के दौरान जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद ईरान एक नई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने की फिराक में था। हमें पता चल गया कि वह देश के दूसरे हिस्से में नया प्लांट शुरू करने की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अगर ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। मैंने सोचा था कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया था, तो ओमान में ईरान के साथ परमाणु वार्ता क्यों कर रहे हैं? अब दर्शकों आपको बताते हैं इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। सुनिए जरा। ईरान की प्रॉब्लम तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि वो अपने प्रॉक्सीज को सभी तरह की आम तो टेक्नोलॉजी देना बंद कर दे, वो चीन को तेल देना बंद कर दे, वो अपने आईसीबीएम को खत्म कर दे, वो अपने परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दे। ये ईरान के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और उधर अमेरिका जिसने कहा था कि ईरान के देशभक्तों आगे बढ़ो, ईरान के सरकारी संस्थानों पे कब्जा करो, मदद आ रही है, कई हजार लोग मरवा दिए गए प्रोटेस्ट में, अब क्या जवाब देगा? लिहाजा युद्ध करना दोनों के लिए एक मजबूरी हो गया। और मैं समझता हूं कि अमेरिका चाहता है कि मेरे कैरेबियन सी से और एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए ताकि ताकत ज्यादा लगाऊं, विजय सुनिश्चित करूं। और ईरान चाहता है कि मैं लंबे युद्ध में इनको एंटेंगल कर लूं, यानी कि युद्ध अवश्य भावी है। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं कि अगर यूएस और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर संधि खत्म होती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर संधि खत्म मतलब दोनों देश कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका ने तो बार बार इस बात की ओर इशारा भी किया है कि वो ईरान को छोड़ने वाला नहीं है। अब दर्शकों इधर व्हाइट हाउस ने कह दिया, कैरोलिन लेविट कह रही हैं कि रूस भी संभल जाए। सुनिए जरा व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया।
rather than extend New START, a badly negotiated deal by the United States, which I will add was renegotiated under former President Barack Obama, aside from everything else, is being grossly violated. The president wants to have our nuclear experts work on a new, improved, and modernized treaty that can last long into the future, and that's what the United States will continue to discuss with Iran. अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका की चेतावनी। रूस ने यूक्रेन पर इधर हमले तेज कर दिए, यानी अमेरिका चेतावनी दे रहा है और रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। तो क्या ये परमाणु युद्ध की आहट नहीं है दर्शकों? क्योंकि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा अब मंडराने लगा है, उसके काले बादल छा गए हैं। दिखाता हूं आपको, ये आप तस्वीर देखिए दर्शकों। न्यूक्लियर हथियार पर अमेरिका और रूस में संधि खत्म हो गई है। न्यूक्लियर हथियारों की संख्या पर अब कोई कानूनी सीमा नहीं बची है। ऐसे में दुनिया पर परमाणु युद्ध का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दुनिया में पहली बार कोई न्यूक्लियर कंट्रोल समझौता नहीं बचा। दरअसल दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार रखने की सीमा थी। रूस अमेरिका में लंबी दूरी के न्यूक्लियर हथियार रखने की बाध्यता थी, लेकिन 5 फरवरी यानी एक दिन पहले न्यू स्टार्ट समझौता खत्म हो चुका है, जिसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से रूस को चेतावनी दी गई। दर्शकों, व्लादिमीर पुतिन को और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा इसे एक्सीडेंट नहीं करेंगे, इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, माफ कीजिए। साथ ही कहा रूस से न्यूक्लियर संधि का घोर उल्लंघन हो रहा है। तो वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश अब संधि से बंधे हुए हैं और न्यूक्लियर हथियार को लेकर अपने अलग कदम के लिए स्वतंत्र हैं। मंत्रालय ने कहा कि रूस को 5 फरवरी को संधि समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों की सीमा पर प्रतिबंध को बढ़ाने की रूस की पहल पर हम अमेरिका से कोई औपचारिक आधिकारिक प्रक्रिया अभी तक नहीं मिली है। यानी दुनिया में तनाव के बीच न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और रूस ज्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे तो चीन, भारत, पाकिस्तान जैसे देश भी हथियार बढ़ा सकते हैं दर्शकों, और इसीलिए दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, स्टार्ट ट्रीटी जो थी वो 2010 में साइन हुई, और ये कदम इसलिए लिया गया था कि जो एक आर्म्स रेस थी और ख़ासकर जौहरी हथियारों की जो रेस थी उस पर लगाम लगाने के लिए इसको साइन किया था। हालांकि रशिया इसमें 2023 में उसने इसको सस्पेंड कर दिया था। हालांकि यूएसएसआर अब नहीं रहा, रशिया उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ऐसी अगर ट्रीटीज़ या संधि जो होती है वो अगर नहीं रहेंगी तो ये एक ऐसे आर्म्स रेस को बढ़ावा देगा, और विश्व जिस तरह से आज एक बड़ा वल्नरेबल हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, और जिस तरह से देश चाहे चोरी छुपे या उजागर रूप से जौहरी हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं, इसके लिए विश्व के लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। दर्शकों, हम दुनिया भर की सारी बातें करते हैं, परमाणु युद्ध की, दुनिया चांद पर जा रही है, तरह तरह की खबरें रोजाना सामने आती हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी सामने आती हैं जो हमारे और आप से जुड़ी हुई हैं। दर्शकों, सोचिए आप एक युवा अपने घर से निकला है, जा रहा है बाइक से, रोड के बीच में एक गड्ढा है। ये सिस्टम क्या वाकई अब गड्ढे में चला गया है? दर्शकों, दिखाते हैं आपको तस्वीर क्या हुआ दिल्ली में। ये आप देखिए दर्शकों, ये इतना गहरा गड्ढा, अब बताइए आप, इतना गहरा गड्ढा है, रात का अंधेरा है, कोई लाइट नहीं लगी है, कोई बैरिकेड नहीं लगा है, और एक बाइक सवार युवक आता है और इसमें गिर जाता है। बताइए ये हादसा है या हत्या है? दर्शकों, आप खुद बताइए और सोचिए कि कैसे आप काम कर रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, कमल बाइक सहित गिर गया। दर्शकों, आप सोचिए कि एक व्यक्ति जा रहा है, आप खुद जा रहे हैं बाइक से, एकाएक गड्ढा हो जाएगा, आप क्या करेंगे? आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा ही कमल के साथ हुआ दर्शकों, उसकी बाइक को क्रेन से निकाला गया, लेकिन दर्शकों अब परिवार वाले काफी दुखी हैं। परिवार वाले पुलिस पर, सरकार पर, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं। लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसे गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया इस घटना के बाद और कहा यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है।
अब सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये सवाल है दर्शक। क्योंकि आज मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे, देख रहे हैं आप, उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की, जायजा लिया कि आखिर कैसा हुआ। लेकिन इस बीच लोगों ने नारे भी लगाए, सुनिए जरा क्या हुआ वहां। अब दर्शकों, हमारे सहयोगी सागर भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने प्रवेश वर्मा से पूछा इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। आरओ इंजीनियर को सस्पेंड करने से हो जाएगा क्या? कार्रवाई क्या इतने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला? मोड़ लो पहले, मोड़ लो। अच्छा मोड़ो गाड़ी सर, ये तो मर्डर है ना, गाड़ी बाहर निकालो। दिस इज मर्डर, ये गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें होना चाहिए कि नहीं सर आपकी नजर में? सर आपके नजर में गैर इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए कि नहीं सर बताइए प्लीज। सर जल बोर्ड की जानलेवा लापरवाही, किसी की जान जाने पर ही सिस्टम क्यों जागता है? सर क्या उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया? सर क्या किसी तरीके की कार्रवाई पार्षद पर भी की जाएगी? आप सारे ये आ जाओ, आप ही आ जाओ, रिपब्लिक ही आ जाओ केवल। आने नहीं जाने। सर क्या किसी तरीके की कार्रवाई? केवल सारे रिपब्लिक ही आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। पूछिए, आप पूछिए। क्या इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। दिल्ली में बाइक सवार की मौत का जिम्मेदार कौन है? घर से नौकरी के लिए ऑफिस जाने वाला कमल वापस घर नहीं लौट सका। देर रात दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से हादसे का शिकार हुआ। परिवार ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगा दिए। कहा दिल्ली पुलिस उनकी गुहार सुन लेती तो हमारे बच्चे की जान बच जाती। लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद उसके गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल, अगर कल पुलिस टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। कमल की मौत को लोग हादसा नहीं हत्या बता रहे हैं। कह रहे हैं अगर गड्ढे को कवर किया गया होता, बैरिकेड लगे होते तो हादसा टल जाता। रिपब्लिक भारत ने जब मंत्री प्रवेश वर्मा से सवाल किया तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। 3 ZRO इंजीनियर को सस्पेंड करने से हो जाएगा क्या? कार्रवाई क्या इतने इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला? मोड़ लो पहले, मोड़ लो। दर्शकों, सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एकाएक गड्ढा सड़क पर कैसे आ जाएगा? दिखाते हैं दर्शकों, आपको दिखाइए जरा। ये आप देखिए दर्शकों, कुछ इसी तरह सड़क थी। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मृत्यु हो गई। आप सोचिए, दिल्ली जल बोर्ड ने 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसे भरा नहीं। बाइक सवार कमल जैसे ही जा रहा था उस गड्ढे में गिर गया और उसकी जान चली गई। कमल एक निजी बैंक के कॉल सेंटर में काम करता था दर्शकों, और परिवार का कहना है कि ड्यूटी के बाद कमल घर लौट रहा था। रात 11:53 पर कमल की घरवालों से आखिरी बार बातचीत हुई। उसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक तो पहुंच गया हूं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे और घर आ जाऊंगा। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता दर्शकों, और कमल घर पर नहीं पहुंचा। परिवार वालों ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद परिवार और दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन कमल का कोई भी पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने 6 से 7 थानों के चक्कर भी लगाए दर्शकों, लेकिन कमल की कोई जानकारी नहीं दी गई। सुबह करीब 7:30 बजे के करीब पुलिस ने घर वालों को फोन किया, कहा आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा बाइक के साथ कमल का शव गड्ढे में पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि गड्ढा काफी समय से खुला हुआ था। गड्ढे के आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। कहा काम करने वाली कंपनी के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। दिल्ली जल बोर्ड पीड़ित परिवार को मुआवजा भी देगा, और इसको लेकर अब सरकार की तरफ से भी स्थितियां साफ कर दी गई हैं। लेकिन हमारे सहयोगी सागर आज वहां पहुंचे हुए थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, दिखाइए। आखिर जो बाइक थी उसको बाहर अब निकाला गया। जो बाइक थी कैसे, देखिए गड्ढे में गिरने के बाद बाइक के देखिए पुर्जे पूरी तरह से हिल गया। लगभग 25 फीट के गहरे में बाइक ये गिरती है। कमल जिसकी मौत हो गई, इस बाइक से गिरने के बाद गड्ढे में तुरंत उसकी मौत हो जाती है। ये बाइक को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक जो है कितनी गहराई में, कितनी ऊपर से बाइक की वहां पर गिरी है। अब ऐसे में देखिए सवाल ये है कि आखिर इतना गहरा गड्ढा जब जल बोर्ड की तरफ से किया गया तो वहां पर कोई सुरक्षा घेरा वहां पर क्यों नहीं?
दर्शकों, सवाल तो वाकई काफी गंभीर है, लेकिन इसे लेकर आज प्रवेश वर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। क्या इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं होना चाहिए सर? बिल्कुल होना चाहिए। अब आप पूछिए किस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? अब आप पूछिए किस पर होना चाहिए? सर 7 अलग अलग पुलिस थानों में कमल के दोस्त और रिश्तेदार पुलिस के लोग उनके परिवारजनों के साथ में यहाँ पर उनको ढूंढने की कोशिश रात को ही किया है। रात को ही किया है। किस पर होगा, किस पर मामला दर्ज होगा? गैर इरादतन हत्या का मामला आपने कहा कि बंद था। हमारी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या बड़े अधिकारियों को छोड़ देने के लिए उच्च स्तरीय बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ इस तरह जो भी होगा, जो भी अधिकारी, हमने कहा कि हमने पिछले महीने ही सर्कुलर दे दिया था, उसका फॉलो कैसे नहीं हुआ, जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि ये पहला हादसा नहीं है। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे हादसे हुए जिन्होंने सवाल खड़ा किया। अभी युवराज की ऐसी ही जान चली गई थी और अब कमल भी ऐसे ही हादसे का शिकार हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। नोएडा में कार एकाएक गड्ढे में चली गई थी और दिल्ली में बाइक गड्ढे में चली गई है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है? क्या वाकई सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि गड्ढे तक नहीं भर पा रहा है? दिल्ली में बाइक सवार की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, लोग पूछ रहे हैं। मृतक कमल के भाई ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा, सबसे पहले हम लोग जनकपुरी थाने गए, पुलिस ने गुमशुदगी की सूचना दर्ज करने से मना कर दिया। जवाब मिला 24 घंटे पूरे होने दो तब शिकायत लिखी जाएगी। रात में हमने 6 से 7 थानों के चक्कर भी लगाए, लेकिन पुलिस ने हमारी गुहार नहीं सुनी। रात में पुलिस मदद कर देती तो भाई की जान बच जाती। परिवार घटना को सिर्फ हादसा मानने से इनकार कर रहा है। परिवार वालों को शंका है कि हत्या करके शव को गड्ढे में फेंका गया। सरकार कह रही है गड्ढे के पास बैरिकेडिंग लगी हुई थी, लेकिन लोगों का कहना है गड्ढे को कवर नहीं किया गया था। अब तरह तरह के सवाल हैं। मौके पर कोई चेतावनी का बोर्ड भी हमें दिखाई नहीं दिया, बैरिकेडिंग भी कहीं नहीं दी और रात के वक्त वहां रोशनी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ दिन पहले नोएडा में भी इसी तरह एक इंजीनियर की मौत हो गई थी, उसे लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं इसे लेकर अब मृतक का परिवार वाले क्या करें, सुनिए जरा। मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहे, उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसके गड्ढे में घुसेगा। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो क्या लग रहा है पुलिस सहयोग करती तो भाई जिंदा होता? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कल पुलिस अगर टाइम से ढूंढ लेती तो पक्का जिंदा होता आज मेरा भाई। 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया? और जब लड़का मिला ही नहीं है, रात को 7 बजे, सुबह 7 बजे हम घर पे गए हैं और हमें फोन आता है पुलिस वालों का लड़के के नंबर से कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। अरे जो फोन आपको सुबह 7 बजे मिल गया, वो फोन आपको रात को क्यों नहीं मिला? अब दर्शकों, आज आपको एक अच्छी खबर भी दिखाता हूं। भारत के युवा किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 2 खबरें हमारे सामने हैं। एक, जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, जिनसे आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की है, उसमें क्या हुआ ये बताऊंगा। और दूसरी तरफ हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एक बार फिर वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया, यानी उन्होंने परीक्षा पास कर ली। पहली तस्वीर दिखाइए, बच्चों से आज पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा की और ये वो बच्चे हैं जो सपने देखते हैं। पीएम ने उनसे क्या बात की, सुनिए जरा। सपने न देखना वो तो क्राइम है, सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़ता। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी, ये स्पेस होता क्या है। दर्शकों, इसी बीच आज एक दिलचस्प किस्सा हुआ।
पीएम मोदी ने बताया कि वो 75 के तो हो गए लेकिन 100 साल तक रहेंगे। कैसे? बच्चों का जवाब दिया सवाल का, सुनिए जरा। मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, हैं 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए। बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ, बीता है उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए, जो बचा है उसको जीने के लिए सोचिए। अब इसी की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है और इधर आज भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा है। आयुष मात्रे की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी से भारत ने 6ठी बार कब्जा किया है। आपको बताऊं दर्शकों, वैभव ने आज 80 गेंदों में 175 तूफानी रन बनाए। आपको याद होगा एक समय कपिल देव ने ऐसी तूफानी पारी खेली थी वर्ल्ड कप में, लेकिन कपिल देव के बाद अब वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 के वर्ल्ड कप में यह कारनामा करके दिखाया। लेकिन आज मैच में क्या हुआ है, आइए जरा आपको बताते हैं। भारत ने अंडर-19 विश्व कप पर कब्जा कर लिया है। आपको जानकारी दें, फाइनल में भारत ने इंग्लैंड की टीम को 100 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए, जिसमें इंग्लैंड को जीत के लिए 412 रन बनाने थे। इंग्लैंड की टीम 311 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 175 रन बनाए। 80 बॉल पर उन्होंने 15 छक्कों के साथ 15 चौकों के साथ 175 रन की तूफानी पारी खेली। वैभव ने 55 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर नया इतिहास बनाया। वैभव ने आज कई नए रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं दर्शकों। वर्ल्ड कप में वैभव ने 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने का खिताब भी अपने नाम किया। अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। अंडर-19 फाइनल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी वैभव बन गए हैं। और कप्तान आयुष मात्रे ने भी 53 रनों का योगदान दिया। उनकी कप्तानी में यह कप अपने नाम किया है। अभिज्ञान कुंडू ने 40, वेदांत त्रिवेदी ने 32 रनों का योगदान दिया। और भारत अब तक 10 बार अंडर-19 का फाइनल खेल चुका है, जिसमें 6 बार वो चैंपियन बन चुका है और 4 बार भारत उप विजेता भी रहा है। लेकिन आज भारत ने इतिहास रचा है दर्शकों, और वाकई ये बहुत बड़ी तस्वीर है। लेकिन आपको बताता हूं कैसे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। आतिशबाजी की जा रही है। अब दर्शकों वाकई खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के जेनजीज हैं जो नए कारनामे कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य चाणक्य से। आचार्य चाणक्य ने सफलता को लेकर कई अहम सूत्र दिए हैं। शोर मचाने से नहीं, बल्कि शांत रहकर सही चाल चलने से जीत हासिल होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन कमजोरों का नहीं बल्कि बुद्धिमानों का हथियार है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। शांत रहकर जीतने की नीति आपको सबसे पावरफुल बनाती है। आप भी शांत रहिए और अपना ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH